दोस्तों, अगर किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो चीज़ हमारे दिमागों में बैठ जाती है और उसके बाद फिर हम सब उसको अपना लेते हैं और उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। बिल गेट्स, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. आप जानते हैं कि ये लोग कौन हैं? आप जरूर जानते होंगे। ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में से एक है और इन सब में एक बात कॉमन और है कि इन लोगों ने खुद को ऐसे जाल से बचाया है जिसमें आजकल का नौजवान सदियों से फंसता चला आ रहा है और उस नौजवान को ये खबर भी नहीं है कि बचपन से उसके लिए एक जाल बिछाया गया है और जिसमें वो मुसलसल फंसता हुआ आ रहा है। The perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers. Because they know how screwed up the एक system. तरफ ये अमीर तरीन लोग हैं जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई तक पूरी नहीं करी और दूसरी तरफ हम और आप जैसे मिडिल क्लास लोग हैं जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी स्कूल और कॉलेज में बिता दी और अपनी आधी संपत्ति, अपने माँ बाप की आधी संपत्ति उस पढ़ाई पर खर्च कर दी जिसके बाद हमें एक छोटी सी जॉब करनी थी। स्कूल और कॉलेज में सारा टाइम हमने ये सोचते हुए बिताया है कि किस तरीके से हमारे 90% मार्क्स आ जाएं और हमारी 90% अटेंडेंस पूरी हो जाए और हम ये स्कूल या कॉलेज किसी भी तरह टॉप कर लें और उसके बाद जैसे ही कॉलेज पास आउट होंगे हमें एक जॉब मिल जाएगी। और जब हम कॉलेज से पास आउट होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास एक ग्रेजुएशन की बहुत अच्छी डिग्री है जिससे कि हम एक बहुत अच्छी जॉब ले पाएंगे और उसके बाद हम अपने माँ बाप के लिए एक बड़ा घर बनाएंगे, शादी करेंगे और उसके बाद अपने बच्चों का अच्छी जगह एडमिशन करा के उनको एक अच्छी जिंदगी देंगे। लेकिन क्या दोस्तों ऐसा मुमकिन हो पाता है? जबकि रियलिटी तो कुछ और है। शुरू करिए, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। भावना से परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते हैं सर और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। आप 20-25 साल अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि एक नौकरी मिल जाए, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलती। आप हजारों जगह इंटरव्यू देते हैं लेकिन आपको सारे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है। धीरे धीरे आप कमजोर पड़ने लगते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम आपका बिल्कुल लो होने लगता है। आप फिर भी हिम्मत नहीं हारते, आप तैयारी करते रहते हैं और खुद को किसी तरह समेटते हैं और फिर इंटरव्यू देते हैं, लेकिन इस बार भी आप फेल हो जाते हैं। धीरे धीरे आप मायूस होते चले जाते हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और उसके बाद बस ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि किसी भी तरह एक जॉब मेरे हाथ आ जाए और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी को सेटल कर सकूं। और आखिर में ये होता है कि आप जिस जोश से कॉलेज से पास आउट करते हैं, जितनी मेहनत और शिद्दत करके आपने पढ़ाई की होती है और कॉलेज से पास आउट होने के बाद जॉब के सपने देखे होते हैं, वो बिल्कुल भी साकार नहीं होते। आपकी सारी हिम्मत और जोश निराशा और मायूसी में बदलने लगती है और आखिर में जाकर आपको एक जॉब मिल जाती है जिसकी सैलरी बहुत कम होती है। आप उस जॉब के मुकाबले में बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं लेकिन आपको वो जॉब करनी पड़ती है क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। आपके सामने इतनी मजबूरी होती है कि आपको वो जॉब करनी पड़ती है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आप हजारों इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर आए हो और आप जानते हो कि अगर मैंने ये जॉब भी नहीं किया तो मैं और ज्यादा टूट जाऊंगा। अब जो नौकरी आपने मजबूरी में शुरू करी थी उस जॉब में इतना पैसा नहीं होता कि आप कुछ सेविंग कर सकें, लेकिन आपके घर के हालात देखते हुए आप लोन लेना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूं और ईएमआई से इस लोन को चुका दूंगा। इसके साथ साथ आप पर समाज का इतना प्रेशर होता है कि आप समाज के साथ चलना चाहते हैं। आप एक कार ले लेते हैं और उसकी ईएमआई भरना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप चारों तरफ से जगले जा चुके हैं। अब आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है और आपको साथ साथ ये भी डर सताने लगता है कि अगर मुझे इस जॉब से निकाल दिया गया तो मैं किस तरीके से इन सारी ईएमआई को भरूंगा और अपने घर को चलाऊंगा। फिर एक ऐसा समय आता है जब आप अपने हर सपने को दबाने लगते हो।
आप सुबह उठकर तैयार होकर चुपचाप ऑफिस चले जाते हो और उसके बाद शाम को थक हार के आने के बाद चुपचाप सो जाते हो। आपका बॉस आप पर चिल्लाए, आपके साथ मिसबिहेव करे, आपको कोई काम पसंद आए या ना आए, लेकिन आप चुपचाप उसको गर्दन नीची करके करते जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको इस जॉब से निकाल दिया गया तो आपके पीछे ईएमआई और आपका घर का खर्चा इतना है कि आप बिना नौकरी के उसको चला नहीं सकते। और ऐसे ही करके आप खुद को सरेंडर करते जाते हो और धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चलता कि कई साल बीत जाते हैं और आपकी उम्र जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाने लगती है और वक्त निकल जाता है। फिर एक दिन आप सुकून से बैठकर सोचते हैं कि आपने जिंदगी में क्या किया। आपने पूरी जिंदगी किसी और के इशारों पर चलने में बिता दी। फिर आप सोचते हैं कि शायद मैं लकी नहीं था जो मेरे साथ ऐसा हुआ, और आप यकीन करिए ऐसा हजारों और लाखों लोग सोचते हैं जो इस तरीके के जाल में फंस जाते हैं और उसके बाद खुद को अनलकी मानकर ये सब सहते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस एजुकेशन सिस्टम ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करी हैं और कितने लोगों को गुलाम बनाया है। सच तो यह है कि जिस एजुकेशन सिस्टम को हम इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था कि हम फेल हो सके और हमारी क्रिएटिविटी को किल किया जा सके और हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि हम किसी फैक्ट्री वर्कर या फिर किसी कॉर्पोरेट के गुलाम बनकर रह जाए। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर कुछ भी बोले जा रहा हूँ, जबकि हजारों और करोड़ों लोग इस दुनिया में इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं और इसी एजुकेशन सिस्टम से अपना करियर बनाते हैं। तो दोस्तों, मेरा यकीन करिए कि आगे मैं जो आपको बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। साल 1806 में नेपोलियन और पर्शिया के बीच में एक लड़ाई होती है और उसमें पर्शिया की आर्मी बेहद ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन उसके बाद भी जब लड़ाई होती है तो पर्शिया की आर्मी हार जाती है। इस लड़ाई को हारने के बाद पर्शिया के बड़े अधिकारी सोच में पड़ जाते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हुई कि हम इतनी मजबूत आर्मी होने के बाद भी ये लड़ाई हार गए, जबकि नेपोलियन बहुत कमजोर आर्मी के साथ पर्शिया पर हावी हो जाता है और उस लड़ाई को जीत जाता है। और इस लड़ाई का नतीजा ये निकलता है कि पर्शिया को अपनी आधी टेरिटरी यानी अपने देश का आधा हिस्सा नेपोलियन को देना पड़ता है। बहुत सारी रिसर्च और तहकीकात करने के बाद पर्शिया के बड़े लीडर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो पर्शिया की आर्मी थी उसमें जो सैनिक थे वो सही से ऑर्डर फॉलो नहीं करते थे। जब कोई बड़ा अधिकारी उनको ऑर्डर दिया करता था तो वो उसमें अपनी मनमानी करते थे और पूरी तरीके से बड़े अधिकारियों के ऑर्डर नहीं मानते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिपाहियों में और अधिकारियों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाया और पर्शिया ये वार नेपोलियन से हार गया। आधी टेरिटरी जाने के बाद पर्शिया के जो बड़े लीडर थे वो इस सोच में पड़ गए कि भविष्य में अगर किसी और देश से वार होता है और सोल्जर्स हमारे कहना नहीं मानते हैं तो ऐसे में पर्शिया देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में लीडर्स ने बहुत सोच समझने के बाद ये नतीजा निकाला कि हमें ऐसे सोल्जर्स चाहिए जो सिर्फ हमारी बात माने, हम जितना कहें उतना माने, हम जो कहें वो माने और उसके अलावा अपनी बिल्कुल ना चलाएं। वो अपने सोल्जर्स को ऐसा चाहते थे कि वो सोल्जर सिर्फ उनके ऑर्डर का पालन करें और उनके ऑर्डर को पालन करना अपना धर्म समझे और बिल्कुल भी अपने माइंड से ना चलें। और इन्हीं सब बात को माइंड में रखते हुए पर्शिया एजुकेशन सिस्टम लाया गया, जो कि बाद में बहुत फेमस हुआ। पर्शिया एजुकेशन सिस्टम में 5 साल से लेकर 13 साल तक एजुकेशन लेना अनिवार्य होता था, जिनका सिर्फ एक ही मकसद होता था कि आने वाली जनरेशन को ऐसे रोबोट में तब्दील कर दिया जाए जो सिर्फ कहना माने और अपने दिमाग की एक बिना चलाए। इस एजुकेशन का सोल मोटिव यही था कि लोग रोबोट में तब्दील हो जाएं और अपने सारे ऑर्डर अपने सुपीरियर से लें। और इन 8 सालों में उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको अपने दिमाग की बिल्कुल नहीं चलानी, आपको जो भी ऑर्डर दिया जाएगा आपको वो सुनना है और जो आपका सुपीरियर है वो आपसे कहीं गुना बेहतर है, वो जो सोचता है और जो वो ऑर्डर देता है वही अंतिम सत्य है आपके लिए। और आखिर में पर्शियन लीडर ने जिस मकसद के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया था उनको वो मकसद पूरा होता नजर आने लगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन सोल्जर की ऐसी तैयार होने लगी जो उनके सारे हुक्म मानती थी और किसी भी बात पर ना वो सवाल पूछते थे और ना ही अपना ओपिनियन देते थे। उनको जो ऑर्डर दिया जाता था वो उसको पूरा कर दिया करते थे। इस तरीके से पर्शियन एजुकेशन सिस्टम दुनिया का पहला एजुकेशन सिस्टम था जिसको लागू किया गया और आगे चलकर इसने लोगों के भविष्य को पूरी तरह बदल कर रख दिया। जब एक तरफ ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ भी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। साल 1760 से लेकर 1830 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इसमें हजारों लाखों लोगों की जरूरत थी जो इन फैक्ट्री में और मिलों में काम कर सके। दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से शिफ्ट हो रही थी। अब तक लोग खेती बाड़ी करके और छोटे मोटे काम करके हैंडमेड वर्क करके अपना गुजारा कर लेते थे और अपने घर को चला रहे थे। उनको आज से पहले किसी ने जॉब को इंट्रोड्यूस नहीं कराया था और ना ही ये बताया गया था कि आपको किसी दूसरे के यहाँ जाकर काम करना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये दौर मशीनों का हो गया था और मशीनों ने अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन इन फैक्ट्रीज और मिलों के आगे सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इनके पास लेबर की कमी थी, क्योंकि जब सब लोग खेती बाड़ी और अपना खुद का काम करते थे तो इनके पास कोई भी काम करने नहीं जाता था
और फैक्ट्री के मालिक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उसको अपनी फैक्ट्री के लिए वर्कर्स को ढूंढना था। ऊपर के बैठे मैनेजमेंट को यह बात समझ में आ गई थी कि भले ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद मशीनों का दौर आ गया था, लेकिन उन मशीनों को चलाने के लिए इंसानों की ही जरूरत थी और जिनकी अभी बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही थी। वो लोग ये जानते थे कि ये मशीनें बिना लेबर के बिल्कुल कूड़े के समान है और इनसे बिल्कुल कोई फायदा नहीं लिया जा सकता। साल 1830 तक आते आते पर्शियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था और ऊपर में बैठे मैनेजमेंट के लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हमें अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी फैक्ट्रीज के लिए लेबर चाहिए तो हमें भी इसी तरीके का एजुकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। और इस एजुकेशन सिस्टम का सिर्फ यही काम होगा कि वो लोगों की क्रिएटिविटी को मारकर उन्हें इस बात पर आमादा कर दे कि इस एजुकेशन में आने के बाद और यहाँ से निकलने के बाद आपको सिर्फ जॉब करनी है और आपको वो जॉब हमारी ही फैक्ट्री या हमारी ही इंडस्ट्री दे सकती है। अगर मैं इसको साफ लफ्जों में कहूं तो वो अपने लिए ऐसे वर्कर तैयार कर रहे थे जो उनको छोड़कर कहीं ना जा सके और सालों साल यानी जिंदगी भर उन्हीं के पास काम करते रहें। और कुछ वक्त बाद ऐसा ही होता है, ऊपर का मैनेजमेंट उन लोगों को समझाता है जो लोग अपना काम किया करते थे या फिर खेती किया करते थे कि आप अपने बच्चों को इस एजुकेशन सिस्टम में एनरोल कराइए और उसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और जो लोग अभी तक अपना काम कर रहे थे उन्होंने अपने बच्चों को इस एजुकेशन सिस्टम में डालना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सिस्टम ऐसा बदलता चला गया कि जब ये बच्चे अपनी एजुकेशन पूरी करके निकले तो इन्होंने उन्हीं फैक्ट्री में जॉब करी जिन लोगों ने ये एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लांट किया था। एजुकेशन सिस्टम लाने का सिर्फ दो ही पर्पस थे। पहला पर्पस ये था कि इंसान के दिमाग की क्रिएटिविटी को मार दिया जाए और दूसरा पर्पस ये था कि जब बच्चा एजुकेशन से पूरी करके बाहर निकले तो उसके दिमाग में सिर्फ इतना हो कि उसे इस एजुकेशन के बिहाफ पर पैसा कमाना है। और इस तरह लेबर की कमी धीरे धीरे पूरी होने लगती है और उन फैक्ट्री में वर्कर आने लगते हैं। दुनिया भर में इस एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा था और हर देश अपना एजुकेशन सिस्टम को बनाने में लगा था, तो इसका असर भारत पर भी पड़ना था। सन 1830 के आसपास भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों के साथ दिक्कत ये थी कि अंग्रेज तादाद में बहुत थोड़े थे और उनको भारत की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पर काबू करने के लिए ऐसे ही भारतीय चाहिए थे जो उनका हर पल कहना मान सके, जो उनके कहने को अपनी ड्यूटी समझ सकें। सन 1835 में थॉमस मकावले, जिन्हें लॉर्ड मकावले भी कहा जाता था, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए एक प्रपोजल बनाया और सन 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको पास कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये एजुकेशन सिस्टम क्यों लाया गया था। इस एजुकेशन सिस्टम को भी पर्शियन एजुकेशन सिस्टम से इंस्पायर होकर ही बनाया गया था और इस एजुकेशन सिस्टम का नाम इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 रखा गया। इस एक्ट के आने के बाद बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर, एक्टिविस्ट और नेताओं ने इस एक्ट का समर्थन कर दिया। उन्हें यह लग रहा था कि अंग्रेज उनके बच्चों के साथ भलाई कर रहे हैं, अंग्रेज उनके बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं जिससे कि समाज में वो काबिल बन सकें। जबकि अंग्रेजों ने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया था वो भी पर्शियन एजुकेशन सिस्टम से इंस्पायर होकर बनाया था। वो भी ऐसा ही चाहते थे कि हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो सिर्फ हमारा हुक्म मान सके। हम पहले उनको एजुकेशन देंगे और जब उनकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी तो हम उन्हीं को अपने पास काम पर रख लेंगे। और धीरे धीरे देखते देखते ऐसा हो गया कि हर ऑफिस में भारतीय दिखाई देने लगे, हर महकमे में भारतीय अंग्रेजों के नीचे काम करते हुए दिखने लगे, यहाँ तक कि फौज में भी भारतीय भारी तादाद में जाने लगे। और एक वक्त ऐसा आया कि भारतीयों ने ही उनकी फौज में शामिल होकर और अपने ही लोगों पर डंडे बजाने शुरू कर दिए। अंग्रेजों की शुरू से पॉलिसी रही है कि वो कभी भी भारतीयों को इकट्ठा नहीं होने देते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि इनके विचार मिलकर एक हो जाए या फिर ये एक जगह आकर एक ताकत बन जाए। इसीलिए उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू इस तरीके से बंटवारा किया कि कुछ लोग जो पढ़ लिख गए थे वो अपने आप को उन भारतीयों से बेहतर समझते थे और अंग्रेजों के पास जाके गुलामी किया करते थे और अंग्रेजों का हर एक ऑर्डर माना करते थे और कई बार तो अपने ही भारतीय भाइयों के साथ बहुत बुरी तरह पेश आया करते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब तो देश आजाद हो गया और अंग्रेजों को गए हुए करीब 75 साल होने को हैं, तो अब मैं इस बात को क्यों कर रहा हूँ और इस बात का क्या रिलेवेंस रह जाता है कि जो सिस्टम अंग्रेजों ने उस समय लागू किया था उसका असर इस समय भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। जो सिस्टम अंग्रेजों ने 1835 में बनाया था उस सिस्टम के असर आज तक दिखाई देते हैं और उस मानसिकता से लोग अब भी चलते हैं जो इस एजुकेशन सिस्टम के जाल में फंस के वो सब करते हैं जो कि वो करना नहीं चाहते। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे आपके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप ये सोचते हैं कि इसके बड़े होने के बाद हम इसको बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में भेजेंगे और जब ये स्कूल की एजुकेशन पार कर लेगा तो हम इसको अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजना शुरू कर देंगे। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आजकल के जमाने में मोटी फीस देकर अच्छे कॉलेज और स्कूलों में भेजना एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड बन गया है और माँ बाप इसको बड़े गर्व से बताते हैं कि हमारा बच्चा फला बेहतरीन स्कूल में पढ़ता है या हमारा बच्चा उस फला बढ़िया कॉलेज में पढ़ता है जिसकी फीस लाखों में है। माँ बाप अपने बच्चे को एक अच्छे से स्कूल भेजने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें तो बस फीस जमा करनी है,
उसके बाद सारा काम स्कूल वाले कर देंगे। स्कूल वाले इसको कामयाब इंसान बनाकर और हमें वापस कर देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसका दिमाग बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी से भरा होता है। उसके दिमाग में इतने ज्यादा सवाल होते हैं कि अगर उसके दिमाग को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाए या फिर उसको बहुत ज्यादा तरीके से एक्सप्लोर किया जाए तो वो बहुत बेहतर कर सकता है। लेकिन स्कूल जाने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि आपको कुछ किताबों का कॉम्बिनेशन बना के एक सिलेबस दे दिया जाता है और बच्चा दिन रात उस पर मेहनत करता है। अगर कोई बच्चा उस सिलेबस से हटके कुछ और एक्टिविटी करने की कोशिश करता है और उसका असर उसके मार्क्स पर पड़ता है तो टीचर भी और माँ बाप भी उस बच्चे को मार मार कर ये कहते हैं कि आपके लिए आपकी दुनिया ये सिर्फ सिलेबस है, आपको सिर्फ इस सिलेबस पे फोकस करना है और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर हम सबको खुश करना है। असल में जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो माँ बाप और टीचर ये सोचते हैं कि ये सब करने से बच्चा बहुत काबिल बनेगा, लेकिन वाकई में क्या बच्चा काबिल बन पाता है? असल में तो माँ बाप और टीचर मिलके उस बच्चे की क्रिएटिविटी को मार रहे होते हैं और उसके उस पोटेंशियल को मार रहे होते हैं जो उसके अंदर बचपन से होता है। क्या पेरेंट्स कभी बैठकर ये सोचते हैं कि जिस बच्चे को हम इतनी मोटी फीस देकर स्कूल भेज रहे हैं, इस बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो फ्यूचर से कैसे रिलेट करेगा और ये बच्चा फ्यूचर में किस तरीके से काबिल बन पाएगा? लेकिन अफसोस की बात यह है कि पेरेंट्स ये कभी नहीं सोचते, क्योंकि पेरेंट्स अपनी नौकरी में अपने काम में इतने बिजी होते हैं और वो सोचते हैं कि हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया है, अब ये बच्चा वहीं से काबिल बनकर निकलेगा। बच्चा अपना किसी तरह स्कूल खत्म करता है और उसके बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है। उस कॉलेज में 3-4 साल पढ़ने के बाद वो ग्रेजुएट हो जाता है और जब वो ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह वो नौकरी कर ले। आपने देखा होगा कॉलेज में भी प्लेसमेंट सेल बनाए जाते हैं, कोई भी ऐसा सेल नहीं होता जिसमें बच्चे अपने बिजनेस के या सेल्फ डिपेंडेंट होने के आइडिया डिस्कस कर सकें, क्योंकि शुरुआत से ही स्कूल से कॉलेज तक बच्चों की कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है कि आप जो ये सब पढ़ रहे हैं इसके बाद आपको एक अच्छी सी जॉब लेनी चाहिए और बाहर आने के बाद बच्चे उसी जॉब के पीछे लगे रहते हैं। वो खुद के सेल्फ डिपेंडेंट होने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था कि एक बहुत बड़े तबके को एक फैक्ट्री वर्कर में तब्दील किया जा सके। इस सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों का होता है जो ऊपर मैनेजमेंट में बैठे होते हैं। वो लोग बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलते हैं और पूरा कॉर्पोरेट संभालते हैं और उनको ऐसे वर्कर की जरूरत होती है जो सिर्फ उनका कहना मान सके। और अगर क्वालिफिकेशन और डिग्री की बात करें तो ये जो वर्कर उन मालिकों के अंडर काम कर रहे होते हैं ये अपने मालिक से ज्यादा डिग्री रखते हैं और अपने मालिक से ज्यादा क्वालिफिकेशन रखते हैं, लेकिन इनका मालिक उस जाल में नहीं फंसा जिस जाल में इनके मालिक ने इनको फंसाया है, और वो है एजुकेशन सिस्टम। अब बात आती है कि जब लोग इस जाल में फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी के 20-22 साल बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद उन्हें समझ में आने लगता है कि ये एक जाल है। कुछ लोगों को जिंदगी भर समझ नहीं आता, वो उसको अपनी जिंदगी मानकर, अपना लक मानकर उस पर चलते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को समझ में आता है तो कई बार उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है और कई बार उन पर जिम्मेदारियां इतनी होती है कि वो चाहकर भी अपना रास्ता नहीं बदल सकते। उनके पास नौकरी करना एक मजबूरी हो जाता है और वो उसी नौकरी को बेमन से करते रहते हैं ताकि घर की जिम्मेदारियां और जो उनकी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो सके। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो 20-22 साल एजुकेशन में देने के बाद 2 साल जॉब करने के बाद ये समझ सके कि वो एक जाल में फंसाया गया है, और अगर उसको समझ भी आ जाता है तो उसका लौटना नामुमकिन होता है, क्योंकि उसके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो अपना बिजनेस खड़ा कर सके और उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो 1-2 साल बैठकर किसी इनोवेशन पर काम कर सके। तो वाहिद रास्ता उसके पास सिर्फ जॉब का बचता है और वो जिंदगी भर उस जॉब को करने को तैयार हो जाता है। शुरुआत में जब ये एजुकेशन सिस्टम लाया गया था तो इसका बेसिक मोटिव ये था कि फैक्ट्री को वर्कर मिलेंगे, लेकिन आज 200 साल बाद इतने ज्यादा वर्कर हो गए हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारे देश में भी बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है और जिन लोगों को जॉब मिल रही है वो मार्केट स्टैंडर्ड से बहुत नीची है और उनको बहुत कम सैलरी मिलती है, और जिन लोगों को थोड़ी बहुत सैलरी ठीक मिल भी रही है तो उनसे काम इतना ज्यादा लिया जाता है कि एक आदमी 3 आदमियों का काम करता है और उस पर वर्कलोड बहुत ज्यादा डाल दिया जाता है। तभी आप देखेंगे जो लोग लंबे अरसे से जॉब करते हैं या फिर कॉर्पोरेट में होते हैं तो उनको डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकायत जरूर होती है। अभी तक हमने इस वीडियो में पूरे एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करी। हमने इस इतिहास को समझा कि इतिहास में एजुकेशन सिस्टम क्यों लाया गया था और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। हमने ये भी समझा कि आज के सिनेरियो में ये जाल किस तरीके से काम करता है और इससे कितनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब आपके दिमाग में ये सब बातें आ रही होंगी कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, युवा जॉब करने जाए नहीं जाए तो क्या करें। इन सब बातों के जवाब मैं आपको अगली वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगली वीडियो में मैं उन सभी पहलुओं पर बात करूंगा जिनसे इन सब जालों से बचा जा सकता है। इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए। धन्यवाद।